नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका थिंक एक्सप्लोर एंजॉय नामक लर्निंग प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, यहाँ पर हम विज्ञान को सोचने, खोजने और आनंद लेने का माध्यम बनाते हैं। आज हम NCERT कक्षा 10 विज्ञान के अध्याय जीवन प्रक्रिया अर्थात लाइफ प्रोसेस पर बात करेंगे। क्या आप जानते हैं कि जीवित रहने के लिए हमारे शरीर में कितनी अद्भुत प्रक्रियाएं चलती रहती हैं? अगर नहीं तो आज का सफ़र शुरू करते हैं। जानते हैं पोषण से लेकर उत्सर्जन तक, तो बिना देर लगाए प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, जीवन की प्रक्रियाएं वे बुनियादी क्रियाएं हैं जो सभी जीवित प्राणियों में होती हैं ताकि वह जीवित रह सके। इसमें मुख्य रूप से पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन शामिल हैं। सोचिए, अगर कोई जीव खाना नहीं खा सकता, सांस नहीं ले सकता या अपशिष्ट बाहर नहीं निकाल सकता, तो वह जीवित कैसे रहेगा? ये प्रक्रियाएं जीवों को ऊर्जा प्रदान करती है, विकास में मदद करती है और शरीर को स्वस्थ रखती हैं। आइए इनमें से एक एक को डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पोषण की। पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। ये पोषक तत्व ऊर्जा, विकास और मरम्मत के लिए ज़रूरी होते हैं। पोषण दो प्रकार का होता है। पहला स्वपोषी पोषण और दूसरा विषमपोषी पोषण। लेकिन इससे पहले हम देखते हैं कि जीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। दोस्तों, सभी जीव भोजन की तलाश में रहते हैं, लेकिन भोजन लेने के तरीके सबके अलग अलग होते हैं। मुख्य रूप से दो प्रकार के जीव होते हैं। पहला स्वपोषी जीव और दूसरा विषमपोषी जीव। स्वपोषी जीव वे जीव हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। उदाहरण के लिए हमारे हरे पौधे, ये सूर्य की रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और क्लोरोफिल की मदद से प्रकाश संश्लेषण द्वारा ग्लूकोज बनाते हैं। सोचिए, पौधे सूरज की ऊर्जा को कैसे कैद करते हैं? आपको फॉर्मूला याद है? 6CO2 + 6H2O = C6H12O6 + 6O2। ये ऑक्सीजन भी छोड़ते हैं जो हमें सांस लेने में सहायक है। अब बात करते हैं विषमपोषी जीवों की। यह वह जीव हैं जो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते, बल्कि दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं। ये 3 प्रकार के हैं। शाकाहारी हैं, मांसाहारी हैं और सर्वाहारी हैं। इसके अलावा परजीवी, मृतजीवी भी विषमपोषी पोषण के उदाहरण हैं। अब देखते हैं कि विभिन्न जीव पोषण कैसे प्राप्त करते हैं। एक सरल उदाहरण लेते हैं। अमीबा। अमीबा एक कोशिकीय जीव है जो पानी में रहता है। यह परपोषी है और अपना भोजन पकड़ने के लिए कूटपाद यानी स्यूडोपोडिया का इस्तेमाल करता है। जब कोई छोटा जीव जैसे कि पैरामीशियम उसके पास आता है, तो अमीबा अपने कूटपाद से उसे घेर लेता है और एक फूड वैक्यूल बनाता है। फिर पाचक एंजाइम्स की मदद से भोजन पचता है, अपचित भाग बाहर निकाल देता है। यह प्रक्रिया अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण और उत्सर्जन पर आधारित है। अमीबा जैसे जीव हमें दिखाते हैं कि पोषण कितना सरल लेकिन प्रभावी हो सकता है। दोस्तों, अब इंसान में पोषण को समझते हैं। मनुष्य विषमपोषी है और सर्वाहारी है। हमारा पाचन तंत्र भोजन को पचाने का कार्य करता है। अब जानते हैं हमारे पाचन में कौन कौन से अंग शामिल हैं। हमारा पाचन हमारे मुंह से शुरू होता है। मुंह के अंदर होते हैं दांत। दांत भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं और पीसते हैं। इसे कहते हैं भौतिक पाचन। ऐसा करने से भोजन का सतही क्षेत्रफल बढ़ जाता है ताकि एंजाइम उस पर
अच्छे से काम कर सके। अब हमारे मुंह में लार ग्रंथियां होती हैं जिनसे लार निकलती है और हमारी जीभ लार और भोजन को अच्छे से मिक्स करती है। लार में एक एंजाइम होता है जिसका नाम है एमाइलेज या फिर टाइलिन। यह एंजाइम भोजन में मौजूद स्टार्च को शर्करा में बदल देता है। अब हमारा भोजन ग्रसनी में पहुंच जाता है। चबाया हुआ भोजन एक लंबी नली से होकर पेट में पहुंचता है जिसे ग्रसनी या ग्रसिका कहते हैं। इसमें कोई पाचन नहीं होता क्योंकि यह सिर्फ मुंह को पेट तक पहुंचाने का एक रास्ता है। भोजन इस नली में गुरुत्वाकर्षण से नीचे नहीं आता बल्कि इसकी मांसपेशियां एक लहर की तरह सिकुड़ती और फैलती है जिससे भोजन धीरे धीरे नीचे की ओर धकेला जाता है। इस गति को क्रमानुकुंचन गति कहते हैं। इसके बाद अब हमारा भोजन हमारे स्टमक अर्थात पेट में पहुंच जाता है। यहाँ पर भोजन लगभग 3-4 घंटे रहता है और यहाँ 3 मुख्य चीज़ें होती हैं। पहला, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आमाशय की दीवारें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावण करती हैं। इसके 2 मुख्य कार्य हैं। पहले, भोजन के साथ आए हुए हानिकारक बैक्टीरिया को मारना और दूसरा, भोजन का माध्यम अम्लीय बनाना ताकि पेप्सिन एंजाइम आसानी से कार्य कर सके। यह एंजाइम प्रोटीन को पचाता है और प्रोटीन के छोटे छोटे टुकड़े अर्थात पेप्टाइड्स में तोड़ देता है। यह केवल अम्लीय माध्यम में ही सक्रिय रहता है और हम जानते हैं कि आमाशय की जो दीवारें हैं वो बहुत मोटी और श्लेष्मा की परत होती है। यह परत आमाशय को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के खतरनाक प्रभाव से बचाती है, वरना अम्ल पेट को ही नुकसान पहुंचा सकता है। अब हमारा भोजन पहुंचता है छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो हमारे भोजन की जो यात्रा मुंह से शुरू होती है और छोटी आंत तक इसका प्रवेश होता है, तो छोटी आंत में हमारा भोजन लगभग पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, करीब 6 से 7 मीटर तक लंबी होती है। भोजन का संपूर्ण पाचन और पचे हुए भोजन का अवशोषण यहाँ होता है। छोटी आंत में 3 अलग अलग जगह पर हमारे एंजाइम्स काम करते हैं। सबसे पहले हमारे जो लीवर से निकलता है बाइल जूस। लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पित्तरस बनाती है। यह पित्ताशय में जमा होता है। यह आमाशय से आए हुए अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाता है ताकि आमाशय के एंजाइम कार्य कर सके। यह वसा की बड़ी बड़ी बूंदों को छोटी छोटी बूंदों में तोड़ता है। इस प्रक्रिया को इमल्सीकरण कहते हैं। और दूसरा, अगन्याशय से अगन्याशयिक रस। इसमें 3 शक्तिशाली एंजाइम्स होते हैं। पहला, ट्रिप्सिन। यह प्रोटीन को पचाकर अमीनो एसिड में बदलता है। दूसरा, लाइपेज। यह इमल्सीकृत फैट को फैटी एसिड में बदलता है। और अगन्यासिक एमाइलेज, यह बचे हुए स्टार्च को शर्करा में बदल देता है। तो ये तीनों एंजाइम बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज। अब छोटी आंत की दीवारें भी अपना एक रस छोड़ती हैं जो बचे हुए पोषक तत्वों का पूर्ण पाचन करती हैं। और यहाँ पर जो अंतिम उत्पाद बनता है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज, प्रोटीन एमिनो एसिड और वसा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनाता है। अब छोटी आंत की अंदरूनी सतह पर उंगलियों के जैसे लाखों प्रवर्ध होते हैं। इनको दीर्घरोम यानी कि विलाई कहते हैं। ये पचे हुए भोजन को सोखने के लिए सतह का क्षेत्रफल बहुत बढ़ा देते हैं। यहीं से पचा हुआ भोजन ब्लड में चला जाता है और शरीर की हर कोशिका तक पहुंचता है। और जो भोजन पच नहीं पाता वह छोटी आंत से बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। तो अब बारी है बड़ी आंत की। तो बड़ी आंत का कार्य क्या है? यहाँ पर तो पाचन नहीं होता। इसका मुख्य काम बिना पचे हुए भोजन में से अतिरिक्त पानी और कुछ लवणों को सोखना है। पानी सोखने के बाद बचा हुआ अपशिष्ट ठोस मल में बदल जाता है जो मलाशय में एकत्रित किया जाता है और समय समय पर एनस से शरीर के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। यह प्रक्रिया इजेशन यानी कि बहिक्षेपण कहलाती है। तो मनुष्य में पोषण की जो संपूर्ण प्रक्रिया है वो 4 चरणों में होती है। पहला, भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, यानी कि भोजन को अंदर लिया जाता है, मुख से लिया जाता है। दूसरा, भोजन का पाचन होता है। पाचन मीन्स भोजन के जटिल अवयवों का सरल अवयवों में टूटना होता है। तीसरे स्टेप में अवशोषण होता है, क्योंकि छोटी आंत में पोषक तत्वों का अवशोषण हो जाता है। और अंतिम प्रक्रिया में निष्कासन होता है। इसमें वहित मल के रूप में बेकार पदार्थों को शरीर से
बाहर निकाल दिया जाता है। अब बात करते हैं जय प्रक्रम के एक और महत्वपूर्ण प्रक्रम की, जिसका नाम है श्वसन यानी रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब है भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया। श्वसन वो प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज को तोड़कर ऊर्जा बनाई जाती है। श्वसन मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। पहला वायवीय श्वसन, यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। इसमें ग्लूकोज पूरी तरह टूटता है और बहुत ज़्यादा ऊर्जा निकलती है। दूसरे प्रकार के श्वसन में आता है अवायवीय श्वसन। यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इसमें कम ऊर्जा निकलती है। यीस्ट में इसके द्वारा अल्कोहल बनता है और जब हम बहुत तेज दौड़ते हैं तो हमारी मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड बन जाता है, जिससे हमारे मसल्स में दर्द होता है, क्योंकि यहाँ पर ग्लूकोज पूरी तरह नहीं टूटता और लैक्टिक एसिड बनाता है। लैक्टिक एसिड मस्कुलर क्रैम्प्स करता है। अब हम जान लेते हैं अपने श्वसन मार्ग को। तो हमारी जो श्वसन का जो पथ है वो हमारी नाक से प्रारंभ होता है। हमारे नाक के 2 छेद, नॉस्ट्रिल, इसके बाद हमारा ग्रसनी आती है, फेरिंग्स, ग्रसनी के बाद स्वरयंत्र, स्वरयंत्र के बाद श्वास नली, श्वास नली से फेफड़े और फेफड़ों से गैसों का विनिमय होता है, आदान प्रदान होता है। मतलब हवा नाक के जरिए जाती है और श्वसन नलिका से होते हुए फेफड़ों तक पहुंचती है। फेफड़ों में एल्वियोलाई नामक की छोटी छोटी थैलियां होती हैं जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का आदान प्रदान करती हैं। और हमारे ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है वो शरीर के अनेक भागों तक, प्रत्येक कोशिका तक ऑक्सीजन को पहुंचाता है। यह ऑक्सीजन का वाहक है। हम मनुष्य में श्वसन को थोड़ा और अच्छे से जानेंगे। श्वसन तंत्र अंगों का वह समूह है जो शरीर की कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाने और उनसे कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का कार्य करती है। यह प्रक्रिया हमें भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अति आवश्यक। दोस्तों, हम नॉर्मल सांस लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में बहुत अंतर होता है। ब्रीदिंग एक भौतिक प्रक्रिया है जिसमें हम ऑक्सीजन युक्त हवा को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हवा को बाहर निकालते हैं। जबकि जो रेस्पिरेशन है वह रासायनिक प्रक्रिया है जो कोशिकाओं के अंदर होती है। इसमें ऑक्सीजन की मदद से ग्लूकोज को तोड़कर ऊर्जा का एटीपी के रूप में उत्पादन किया जाता है। आइए अब हवा के उस सफर को जानते हैं जो हमारे शरीर के अंदर तय करती है। तो सबसे पहले हम अपने श्वसन तंत्र के प्रमुख अंग और उनकी कार्य प्रणाली को समझते हैं। हवा जिस रास्ते से फेफड़ों तक पहुंचती है और बाहर निकलती है वह इस प्रकार है। सबसे पहले हम नासिका यानी कि अपनी नोज, नासा द्वार की बात करते हैं। यह प्रवेश द्वार है। श्वसन तंत्र का सबसे बाहरी अंग है जहां से हम हवा अंदर को लेते हैं, खींचते हैं, और इसका कार्य जो है ऑक्सीजन युक्त हवा को अंदर लेना है। और हमारी नाक के अंदर, नॉस्ट्रिल के अंदर छोटे छोटे बाल होते हैं और श्लेष्मा भी होती है। तो जो ये छोटे छोटे बाल हैं ये धूल और अन्य अशुद्धियों को हवा से छान करके फेफड़ों तक जाने से रोकते हैं। अब बात करते हैं ग्रसनी की, फेरिंग्स की। यह गले का वह हिस्सा है जो नाक और मुंह के ठीक पीछे होता है। यह भोजन और हवा दोनों के लिए साझा मार्ग है। अब बढ़ते हैं ध्वनि उत्पादक यंत्र की ओर, अर्थात हमारे कंठ की ओर। यह ग्रसनी और श्वास नली को जोड़ता है। जब हम सांस छोड़ते हैं तो इससे गुजरने वाली हवा इसमें मौजूद वोकल कॉर्ड्स में कंपन पैदा करती है जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। इसलिए इसे वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। अब बारी है श्वास नली की, अर्थात ट्रैकिया, जिसे विंड पाइप भी कहा जाता है। यह एक लंबी नली है जो कंठ से शुरू होकर के हमारी छाती के मध्य तक जाती है। यह सी के आकार की होती है और इसमें उपास्थि के वलय होते हैं। ये वलय अर्थात छल्ले यह सुनिश्चित करते हैं कि हवा न होने पर भी जो श्वास नली है वो आपस में चिपक ना जाए और हवा का रास्ता जो है वो खुला रहे। अब बारी है ब्रोंकाई यानी कि श्वसनी की। छाती में पहुंचकर श्वास नली 2 शाखाओं में बढ़ जाती है जिसे श्वसनी यानी कि ब्रोंकाई कहते हैं। एक श्वसनी दाईं ओर और एक श्वसनी बाईं ओर, अर्थात एक दाएं फेफड़े में और एक बाएं फेफड़े में चली जाती है। अब बात करते हैं हमारे महत्वपूर्ण अंग, हमारे फेफड़ों के बारे में।
यह श्वसन तंत्र के प्रमुख अंग हैं, ये हम सब जानते हैं। और ये हमारी वक्ष यानी कि हमारे रिब्स के बीच में स्थित होते हैं और स्पंज के आकार के होते हैं, बहुत कोमल होते हैं। फेफड़ों के अंदर जो श्वसनी है वो और छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है, जिन्हें श्वसनिकाएं यानी कि ब्रोंकियोलस कहते हैं। और ये ब्रोंकियोलस आगे चलकर अंत में अंगूर के गुच्छे जैसी या गुब्बारे जैसी थैलियां बनाते हैं, जिन्हें हम कूपिका या एल्वियोलाई कहते हैं। गैसों का आदान प्रदान इन्हीं कूपिकाओं के द्वारा होता है। इन कूपिकाओं के चारों तरफ रक्त केशिकाओं का घना जाल होता है। अब थोड़ा सा सांस लेने की प्रक्रिया को भी समझते हैं। हमारे सांस लेने में हमारी छाती की मांसपेशियों और डायफ्राम बहुत मदद करता है। डायफ्राम एक बड़ी गुंबद के आकार की एक मांसपेशी है जो फेफड़ों के जस्ट नीचे होती है। जब हम सांस अंदर को लेते हैं तो डायफ्राम सिकुड़ता है और नीचे की ओर चला जाता है, जिससे फेफड़ों के लिए अधिक स्थान मिल जाता है। फेफड़ों का आयतन बढ़ जाता है और अधिक मात्रा में हवा हमारे फेफड़ों में प्रवेश कर जाती है। इसी के उलट जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो जो डायफ्राम है वो ऊपर की ओर पुश करता है, धक्का देता है, जिससे फेफड़ों का आयतन घट जाता है और जो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड आती है वो उसको बाहर की ओर धकेल दिया जाता है। दोस्तों, जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन से भरपूर हवा कूपिकाओं में भर जाती है। अब कूपिकाओं में ऑक्सीजन की सांद्रता अधिक हो जाती है, जबकि कूपिकाओं से लिपटी हुई रक्त केशिकाओं में ऑक्सीजन की सांद्रता अपेक्षाकृत कम होती है। अतः डिफ्यूजन की प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन कूपिकाओं की पतली दीवार को पार करते हुए रक्त में चली जाती है और रक्त में मौजूद हीमोग्लोबिन इस ऑक्सीजन को पकड़ लेता है और इसे शरीर की हर कोशिका तक पहुंचाता है। ठीक इसी समय कोशिकाओं से आई कार्बन डाइऑक्साइड जो रक्त में खुली हुई होती है की मात्रा रक्त में अधिक होती है और कोशिकाओं में कम होती है, और यहाँ पर भी विसरण के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से निकल करके कोशिकाओं में चली जाती है और हम इसे सांस छोड़कर शरीर से बाहर निकाल देते हैं। इस तरह यह क्रिया अनवरत चलती रहती है, ऑक्सीजन का अंदर आना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, और इसी से हमारा जीवन चलता है। अब हम आगे बढ़ते हैं लाइफ के अगले प्रक्रम की ओर, जिसका नाम है परिवहन। परिवहन वह प्रक्रिया है जिसमें शरीर के विभिन्न हिस्सों में पोषक तत्व, गैस, हार्मोन्स इत्यादि पहुंचाए जाते हैं। मानव में परिवहन हमारा रक्त परिसंचरण तंत्र इसमें मदद करता है। रक्तवाहिकाएं, धमनियां, शिराएं, केशिकाएं और हमारा हृदय इसमें महत्वपूर्ण रोल निभाता है। दोस्तों, अब जानते हैं हमारे प्यारे हृदय के बारे में। हमारा जो हृदय है वो 4 कक्षों में बटा होता है, 2 अलिंद और 2 निलय। यह रक्त को पूरे शरीर में पंप करता है। दायां हिस्सा ऑक्सीजन रहित रक्त फेफड़े तक पहुंचाता है, जबकि इसके उलट बायां हिस्सा ऑक्सीजन युक्त रक्त को पूरे शरीर में भेजता है। दोस्तों, हमारा हृदय एक मुट्ठी के बराबर की संरचना होता है और छाती के बाईं ओर स्थित होता है। हम मनुष्यों में दोहरा परिसंचरण होता है, मतलब एक चक्कर में खून हृदय में 2 बार गुजरता है। पहली बार अशुद्ध कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून हृदय में आता है और हृदय उसे फेफड़ों तक भेजता है, और दूसरे चक्कर में फेफड़ों से शुद्ध रक्त ब्लड के माध्यम से हमारे हृदय में आता है और हृदय से शरीर के पूरे अंग में समस्त कोशिकाओं में पंप किया जाता है, यानी कि भेज दिया जाता है। इसे और ध्यान से समझते हैं। हमारा हृदय 4 कक्षों वाला अंग है, जिसमें 2 अलिंद हैं,
दो निलय हैं। सबसे पहले हम दाएं हिस्से की बात करेंगे। दाएं हिस्से में दायां आलिंद यानी कि राइट एट्रियम जो है, इसमें नसों के द्वारा शरीर से ऑक्सीजन रहित रक्त यानी कि ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं है आता है। दूसरा है दायां निलय, यह रक्त को फेफड़ों की ओर भेजता, यानी कि अलिंद में तो रक्त आता है और निलय से यह फेफड़ों की ओर भेज दिया जाता है। यहाँ रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और ऑक्सीजन लाई जाती है। अब बात करेंगे बाएं अलिंद की। इसमें फेफड़ों से आने वाला ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रवेश करता है। अब बारी है बाएं निलय की। इसकी दीवार सबसे अधिक मोटी और मजबूत होती है। यह ऑक्सीजन युक्त रक्त को पूरे शरीर में पंप करता है, अर्थात ऑक्सीजन युक्त रक्त पूरे शरीर में बाएं निलय यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल द्वारा भेजा जाता है। इन कक्षों को अलग अलग करने के लिए हमारे हृदय में वाल्व होते हैं, जैसे कि ट्राइकैस्पिड वाल्व दाएं अलिंद को दाएं निलय से अलग करता है, मतलब यह दाएं अलिंद और दाएं निलय के बीच में स्थित होता है। दूसरा माइट्रल वाल्व, यह बाएं अलिंद और बाएं निलय के बीच में होता है। और तीसरा पल्मोनरी वाल्व, यह धमनियों में रक्त को वापस लौटने से रोकता है। तो दोस्तों, यह थी हमारे हृदय की बात। हृदय का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। यह रक्त का निरंतर परिसंचरण बनाए रखता है, अंगों को ऑक्सीजन और पोषक उपलब्ध कराता है, अपशिष्ट और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर ले जाने में मदद करता है, शरीर का तापमान पीएच को बनाए रखने में मदद करता है। हाँ, थोड़ा सा हम अब जान लेते हैं रक्तदाब के बारे में। रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर। तो वाहिनियों की दीवार पर लगने वाला दाब रक्तदाब कहलाता है। इसे स्फैग्मोमैनोमीटर के द्वारा मापते हैं। हमारा नॉर्मल जो रक्तदाब है, ब्लड प्रेशर है, वो 120 और 80 होता है। साथियों, ये तो थी मानव में परिसंचरण की बात। अब हम थोड़ा सा पादपों में भी परिसंचरण को जान लेते हैं। पौधों के पास अपना ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। ये दो खास ऊतक है। पहला जाइलम, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, जौ से जाइलम, जौ से जल और जौ से जड़। यह जल और खनिज लवणों को जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाता है। और दूसरा फ्लोएम, फॉ से फूड और फॉ से फ्लोएम, यह पत्तियों द्वारा बनाए हुए फूड अर्थात भोजन को पौधों के सभी भागों में पहुंचाता है। तो यह था पादपों में परिवहन। अब बात करते हैं एक अन्य जैविक प्रक्रम का, जिसका नाम है उत्सर्जन। शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। हमारा मुख्य उत्सर्जी अंग है वृक्क, यानी कि हमारी किडनी, जो खून को छानने का कार्य करती है। किडनी के अंदर लाखों छानने वाली छोटी छोटी इकाइयाँ होती हैं, जिन्हें हम वृक्काणु या नेफ्रॉन कहते हैं। वृक्काणु खून से यूरिया जैसे बेकार पदार्थ अलग करता है और ग्लूकोज, लवण और पानी जैसे काम की चीज़ों को वापस सोख लेता है। बचा हुआ बेकार पदार्थ पानी के साथ मिलकर मूत्र यानी यूरिन बनाता है, जो मूत्राशय यानी कि यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा किया जाता है, फिर मूत्र मार्ग से बाहर निकाल दिया जाता है। तो दोस्तों, ये थे हमारे जीवन के खूबसूरत प्रक्रम। सोचो, अगर किसी मनुष्य की किडनी खराब हो जाए और यह फिल्ट्रेशन का कार्य ना करे, अर्थात अपशिष्ट बाहर न निकाल पाए, तो क्या होगा? तो हम डायलिसिस कर सकते हैं। डायलिसिस एक ऐसी तकनीक है जिसमें कृत्रिम मशीन द्वारा खून को छानकर अपशिष्ट अलग किया जा सकता है। तो दोस्तों, यह था जीवन प्रक्रम अध्याय का संक्षिप्त और रोचक अवलोकन।
उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए। धन्यवाद।